जो इंटरेस्टिंग चीज कल के जलसे में देखने में आई वो ये कि बारिश होती रही सबा, लेकिन लोग जो है वो खड़े रहे और उन्होंने वहां पर जलसा पूरा अटेंड भी किया और खिताब भी सारे सुने हैं। बड़ी बात है, एक तो ठंड बड़ी ज्यादा है, ऊपर से बारिश के अंदर लोग खड़े रहे। बल्कि कल अगर देखा जाए तो पीटीआई के एक रहनुमा फैसल जावेद जो कि इसी मुतालिक बात कर रहे थे अपने जलसे के मुतालिक कि हमारा जलसा हम लोगों को इतना जबरदस्त पैकेज देते हैं, जलसे में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ा एंथुसियाज्म होता है, लोग बड़े आते हैं, तो इस वजह से तमाम चैनल्स जो है वो हमारा जलसा दिखाते हैं, बड़ी जान होती है हमारे जलसे में। और पीटीआई की जानिब से जो इल्जाम का सिलसिला है वो तो जारी है, जबकि नून लीग का भी जो है वो बड़ा सख्त तरीन मौकफ है। तो देखते हैं कि होता क्या है आगे चल के इस पनामा लीक्स के ऊपर। अच्छा जनाब, ये तो देखना ही होगा कि अब क्या होगा आगे। पनामा केस की समाअत जो है वो आज भी होने जा रही है और वजीर आजम को फरीक बनाने के लिए आज दरख्वास्त आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खैर, अच्छा एक और खबर यहाँ पर है, अमरीका ट्रंप की हल्फ बर्दारी से कबल मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। वाशिंगटन में हजारों अफराद जो है वो इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं, शदीद एहतजाज कर रहे हैं और इसमें खवातीन जो है वो खास रोल प्ले कर रही हैं, मिलियन मार्च कर रही हैं खवातीन। तो ये जो वाशिंगटन में एक हफ्ते तक कहा जा रहा है कि सिलसिला जारी रहेगा एहतजाज का और मुजाहिरों का, तो ये आज की अहम और मेन लीड है। बिल्कुल, और ट्रंप का जो होने वाला है ये बर्दारी की तकरीब, इसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही है। एक तरफ तो वो एहतजाज चल रहा है, दूसरी तरफ बड़ी तैयारियां की जा रही है। आपको बताएं कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है, साबिक प्रेसिडेंट जरदारी, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और देखना ये कि क्या ट्रंप की तकरीर होगी। दुनिया की नजरें जमी हुई है कि अब होने क्या जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और सदर जरदारी जो थे, साबिक सदर जरदारी, आपको बताएं कि वो कल रात दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो 3 दिन का कयाम करेंगे, जिसके बाद आगे 17 जनवरी को अमेरिका जाएंगे और ट्रंप की हल्फ बर्दारी में जो है वो शिरकत करेंगे। अच्छा जनाब, उसके अलावा एक लोगों के लिए सैड खबर ये है कि पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। 1.7 रुपए जो है वो इसकी कीमत बढ़ाई गई है, जबकि डीजल 2 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है। जबकि हुकूमत का इस वक्त कहना है कि हमने सारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया, जबकि लोग जो है उस बात पर शिकवा कर रहे हैं कि एक बार फिर से कीमत बढ़ा दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक, ये 16 जनवरी से 31 जनवरी तक के दरमियान जो है इसका इतलाक है और लेट्स सी उसके बाद क्या होने जा रहा है। जबकि डीजल और मिट्टी की तेल की कीमतें जो है वो अभी स्टैटिक है, लेकिन हो सकता है वो भी बढ़ जाए, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि वो उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये कल बड़ा डिजास्टर था आवाम के लिए। मैं देख रही थी, शहरी यही कह रहे थे कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये कीमतें तो बढ़नी थी। तो बड़ा सैड सा जो है वो रद्द-ए-अमल था शहरियों का। अच्छा जनाब, उसके बाद एक और खबर जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की 12 साल बाद कैंगरूज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पहली कामयाबी, जिस पर पूरा पाकिस्तान झूम उठा है और ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त ये जीत उसने ली है, हासिल की है। तो इस हवाले से हम देख रहे थे कि तमाम पूरी कौम के अंदर ही जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है और शहर के बाहर भी लोगों ने कौमी तराना गाकर जो है खिराज तहसीन पेश किया अपनी कौम को। तो एक बहुत जबरदस्त कामयाबी थी और हम सब भी आपको और तमाम क्रिकेट शायकीन को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसे ही जीतती रहे और ऐसे ही तमाम कौम को खुशियां देती रहे, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। हफीज ने बड़ा अच्छा खेला, जुनैद खान बड़ा परफेक्ट रहे, तो इट वाज अ गुड गेम और अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कल मैच नहीं देखा, पाकिस्तान जीत गया और जब हम बैठे होते दुआएं कर रहे होते तब कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाती। चले जी, जबरदस्त, ये तो बड़ी एक अच्छी खबर थी जो आपके साथ शेयर की। उसके बाद डॉन में भी जैसे मैंने आपको बताया कि बाजवा के फोन के हवाले से है, जनरल बाजवा के फोन के हवाले से खबर है। जरदारी साहब दुबई जा रहे हैं, उस हवाले से खबर मेंशन है। और साथ साथ जो गैस प्राइसेस हैं पंजाब में, वो एक अहम और मेन लीड थी डॉन की। और हमने देखा कि सर्दियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो गैस की जो है वो शॉर्टेज होना शुरू हो गई है और लोगों को बड़ा मसले हो रहे हैं। पंजाब में गैस क्राइसिस हो रहे, बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं। और आज हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे कि मेरे पास पेपर नहीं है और अनम जो है वो न्यूज़पेपर रीड करी थी। तो इशू ये है कि मेरी आंखों में थोड़ा सा लेंस लगाने की वजह से जो साइड इफेक्ट हुई है, तो मैंने अनम से कहा कि आज दोनों पेपर्स आप ही पढ़ लीजिए और हम इस पे बात कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस्लामाबाद की कि पनामा लीक्स केस की समाअत आज फिर होगी और सेनेट का भी इजलास आज होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाते हैं इस्लामाबाद से नासिर काज़मी से। नासिर बताएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत में आज क्या क्या बड़ी खबरें हैं। जी, सबसे पहले आज आज न्यूज़ की पूरी टीम को एक नई सुबह मुबारक हो। आज पनामा केस का हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिस दिन भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये हियरिंग हो रही है और जब भी ये हियरिंग होती है तो यकीनन जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जो रेड जोन का एरिया है, ये एक अजीब मंजर पेश कर रहा होता है। पुलिस की भारी नफरी और उसके साथ लाइनों में लंबी कतारें, कैमरामैन जो हैं वो मुख्तलिफ शॉट्स लेने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके
पॉलिटिशियंस की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर अदालत के अंदर जो रिमार्क्स आते हैं वो तो आप उनसे भी महसूस होते हैं। इसके साथ साथ आज सेनेट का इजलास भी है और उसमें मुख्तलिफ जो लेजिस्लेशंस के हवाले से बात होगी। ह्यूमन राइट्स की कमेटी है जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी इस कमेटी में आज जो है वो बहस होगी। साथ ही साथ आज इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है। बारिश हुई, बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ, लेकिन ये सर्दी नहीं है जिससे आपको तकलीफ़ पहुंच रही हो। मौसम खासा अच्छा है और कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जो पार्क्स थे इस्लामाबाद में उनमें खासी गहमा गहमी थी। लोग बारिश के बाद इस्लामाबाद को एंजॉय कर रहे थे, चूँकि मरी और इस्लामाबाद बिल्कुल साथ साथ हैं और ये स्टॉप ओवर एक होता है। जो लोग मरी के लिए आते हैं तो सबसे पहले इस्लामाबाद रुकते हैं या मरी से वापस आकर यहाँ पर रुकते हैं। तो इस्लामाबाद में सियाहों का जो आमद का एक सिलसिला है वो भी जारी है। ख़ास तौर पर आपके शहर कराची से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, वो बता रहे थे कि वो कराची से आए हैं और बच्चों को खुसूसी तौर पर छुट्टियाँ लेके दी हुई उन्होंने, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं और अब जो लोग यहाँ का रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए, उनको खास तौर पर स्कूलों के अंदर। बहुत शुक्रिया नासिर काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे और ये बात हकीकत है कि कुछ लोगों ने छुट्टियां ली इस्लामाबाद और मरी का रुख कर रहे हैं, जबकि कुछ वालिदैन का और बच्चों का ये भी शिकवा है कि जब सर्दियां एक्चुअल में पड़ना शुरू हो जाती है तब हमारी छुट्टियां खत्म होना शुरू हो जाती है। चले जनाब, इसी हवाले से लाहौर का भी रुख कर लेते हैं और वहां पर भी हम देख रहे थे कि कल रात से बारिश हो रही थी, वक्फे वक्फे से मौसम काफी खुशगवार था। हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है। हुमा बताएगा कि इस वक्त मौसम कैसा है और सर्दी कितनी पड़ रही है लाहौर में? जी, मौसम तो जैसा कराची में है बिल्कुल वैसा ही है। बादल छाए हुए हैं और गुज़िश्ता रोज से जारी जो बारिश है उसका सिलसिला अभी भी वक्फे वक्फे से जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये सिलसिला रात तक जरूर जारी रहेगा, लेकिन कल और परसों में बादल तो होंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही बारिश होती है तो साथ ही जहाँ पर गायब होती है गैस, वहीं पर अब लाहौरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ रहा है और बहुत से फीडर जो है लाहौर में इस वक्त ट्रिप है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, परेशानी हो रही है घर से बाहर निकलने में। और ऊपर से गैस और बिजली दोनों जब ना हो तो परेशानी का सिलसिला जो है वो मजीद बढ़ जाता है और लोग जो है बाहर निकलते हुए इस वक्त अगर मौसम का सिलसिला, मौसम के बारे में बात करें तो मौसम जो है वो खुशगवार भी है लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तो लोग जो है इस वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म खाना भी चाहिए। तो गर्म खाने के लिए गैस की ज़रूरत है, गैस मौजूद नहीं है। और जो सुबह के वक्त अगर बात की जाए, हम लोग बात करें बिजली की, तो बिजली की बंदिश ने भी बहुत ज़्यादा तंग कर रखा हुआ है। और अगर मौसम का ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा और बिजली और गैस ना मुयसर हुई तो लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती ही जाएगी और उनके लिए घरों में काम करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली ख़वातीन के लिए। वो इस वजह से क्योंकि ख़वातीन का ये कहना है कि जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, ना गैस आती है ना बिजली आती है, तो उनके ऊपर बर्डन जो है वो मजीद बढ़ जाता है। और बर्डन बढ़ने की वजह से घर में जो स्पेशली जो बच्चे हैं उनका स्कूल जाना जो है उनको प्रॉब्लम होती है और जो दफातर जाते हैं वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार रहते हैं। जी, उमा भट्ट अपडेट करी थी लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अनम, अब बारिश लोगों का खाबे खाने का दिल कर रहा है तो गैस नहीं है लाहौर में, गैस क्राइसिस बहुत बड़ा मसला है। गैस क्राइसिस के हवाले से खबर भी हमने जानी और उसके साथ साथ वो बता रही हैं कि लाइट भी नहीं आ रही है, काफी फीडर जो है बारिश की वजह से ट्रिप कर गए हैं। तो ये तो बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है। लाहौर की सूरत हाल तो हमने देखी। चले पेशावर का हम रुख कर लेते हैं। पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। तालिब इल्मों और ऑफिस जाने वाले मुलाजिमीन सर्दी में ठिठर कर जा रहे हैं ऑफिस। और मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदा आज न्यूज फरहान अहमद से। जी फरहान। जी बिल्कुल, देखें पेशावर में बारिश होने से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है, मौसम भी खुशगवार हो गया है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि कल की बनिस्बत जो है काफ़ी सर्दी ज़्यादा है और लोग ठिठर कर दफ्तरों और स्कूलों में जा रहे हैं। इस वक्त हम पेशावर की मेन शाहराह जीटी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर ये बस स्टॉप है और तलबा और तालिबात
न सिर्फ वो ऑफिस जाने वाले लोग भी यहाँ पर स्टॉप पर खड़े हैं, गाड़ियों और बसों का इंतजार कर रहे हैं और गर्म शालें पहन रखी हैं। लोगों ने भी, मर्दों ने भी गर्म शालें ओढ़ रखी हैं, नीचे स्वेटर्स भी पहन रखे हैं क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। कल सारा दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह कल रात भी काफी ज्यादा बारिश हुई, लेकिन जिस तरह से बारिश होनी चाहिए उस तरह से बारिश नहीं हो रही। इसीलिए पेशावर के शहरी दुआ कर रहे हैं कि कदरे हाजत बारिश हो जाए और जो तमाम बीमारियां हैं मौसम के बायस वो खत्म हो। फरहान अहमद पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे। हर जगह बारिश है और हर जगह कहीं पे लोड शेडिंग है, कहीं गैस क्राइसिस है और कराची में ट्रैफिक जैम, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है। लेकिन मौसम फिर भी कराची में खुशगवार है और अच्छी बात यह है कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बड़ी गनीमत समझी जा रही है कराची में इस वक्त बारिश। लेकिन कुछ लोगों के लिए असाब भी बनी हुई है क्योंकि सड़कें वाकई में तालाब का मंजर पेश करिए। तो इसी हवाले से आपको मजीद बताते हैं कि हालिया बारिशों के बायस अंदरूनी सिंध से कराची के लिए सब्जियों की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे सब्जियों की कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया है। सब्जी फरोश कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अंदरूनी सिंध से सब्जियों की अदम फराहमी को ठहराते हैं। खरीदार भी कोई उज़्र कबूल करने को तैयार नहीं। सनेती बारिश के बाद दुकानदारों का ब्लेम गेम शुरू हो गया। हमने नहीं बढ़ाई, उन्होंने बढ़ाई है। विफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर नस्ब मुताबिद लाइट्स खराब हो गई हैं। चंद माह कबल ये जदीद तरीन लाइट्स भारी मालियत से लगाई गई थी। ओहो, हाईवे स्टॉप से लेकर फैजाबाद स्टॉप तक लगी अक्सर लाइट्स खराब हो गई हैं। लाइट्स की ब्लिंकिंग की वजह से शाहराह पर सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये शाहराह फैसल थोड़ी है, इस्लामाबाद की शाहराह है जहाँ ब्लिंकिंग हो रही है, एक्सीडेंट हो सकता है। हुकूमत का ध्यान किधर है? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कई मुकामात पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। फौजी जवान और इंतजामी अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ISPR के मुताबिक आर्मी और FC के दस्ते मुतासरा इलाकों की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कोशा है। FC ने कोयटा, सिब्बी ज़ियारत, बशीम, नूरालई, कलाम और खुजदार में हंगामी इंतजामी मराकज कायम कर दिए हैं। जो लोग पहुँच गए हैं मरी वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो रास्ते में है वो बड़ी तकलीफ में है। अल्लाह करे तमाम लोग मरी पहुँच जाए और जल्द से जल्द एंजॉय करें। चले जनाब, मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में इस वक्त हम डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता रोज की टॉप स्टोरी, जो कि जिसने सबके दिल जला दिए, सबके मूड खराब कर दिए, और वो है पेट्रोल के हवाले से जिसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 1 रुपए 77 पैसे इजाफा किया गया है और ये नई कीमतों का ऐलान जो है ये कर दिया गया है। और इसमें यही कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक इन कीमतों का इतलाक रहेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि होगा क्या। इसी हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल के 15 रोज से मुलतवी अमल की बहाली का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम की आलमी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत गुज़िश्ता 9 माह से ज्यादा बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है। ओगरा ने मट्टी के तेल में 14 रुपए जबकि लाइट डीजल 10 रुपए बढ़ाने की तजवीज दी थी, लेकिन हुकूमत ने इन दोनों मसनूआत पर सेल्स टैक्स 0 रखते हुए ये बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया है। इसहाक डार का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 जनवरी तक के लिए मुतय्यन की गई हैं। खुदाई जाने की ये बोझ हुकूमत बर्दाश्त करे या फिर आवाम, क्योंकि आवाम की शिकायतें अपनी जगह हैं जो कि वजह भी हैं। खैर, अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब, जो कि काफी देर बाद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं नफीस साहब आप? जी बहुत शुक्रिया। कहाँ गायब थे आप, पहले तो ये बताएं। हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। ठंड मना रहे थे, बिल्कुल बर्फबारी देख रहे थे, जो स्क्रीन पे ही देख सकते हैं कराची में बैठकर, लेकिन बहरहाल बारिश का लुत्फ उठाया। एडिटोरियल क्या कह रहे हैं? एडिटोरियल अकाउंटेबिलिटी मस्ट स्टार्ट विद PM पनामा केस। आपको पता है ये अभी चलता रहेगा, अप्रैल से जो ये शुरू हुआ है, तो इसने तो ये झाग नहीं बैठा है जब तक, अब तो लगता है किसी मंतकी अंजाम तक ये पहुंच के ही रहेगा। तो एडिटोरियल डॉन का आया है, इसमें यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ाना की बुनियाद पर जो हेयरिंग हो रही है इसमें यह आया है कि कहीं इसकी कंक्लूजन हो ही जाएगी, लेकिन जो समाअत के दौरान और फिर मीडिया के हवाले से जो मीडिया अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पेश करता है
उसमें जो है वो आ रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, जो प्राइम मिनिस्टर का है, बड़ी शेकी स्टैंड उनका डिफेंस है, और वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं इशू को, ये इदारिया कह रहा है। और ये एक बड़ा अजीब रुझान है। अगर यानी कि प्राइम मिनिस्टर को तो अपने स्टैंडर्ड का एक ख़ास जो एक्सेप्शनल स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका, इस हवाले से उन्हें तो बिल्कुल तमाम तर एविडेंस के साथ आना चाहिए। और वो अपनी तकरीर में भी हमने सबने देखा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं वक्त आने पे पेश कर दूंगा, लेकिन जस्ट हिज लॉयर इज जस्ट स्ट्रगलिंग इन द कोर्ट। तो वो इस इदारे ने कहा है कि इसका एक तो लीगल पॉइंट है, एस्पेक्ट है। देखें, अदालत अपने सबूतों के बुनियाद पर फैसला कर देगी, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और जो उनके खानदान के अफराद हैं, उन्हें खुद जो है वो अपने अपने आप को सबमिट कर देना चाहिए एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी के सामने, ताकि जो उन पर ये टेंटेड जो हो चुके हैं ना कि ये अब करप्शन का दाग लग गया, ये अदालत के फैसले से नहीं मिटेगा। ये जो कौम के दिल में आ गई ये बात, ये हम लोग एक पर्सपेक्टिव बन गया कि हाँ यार ये कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ये जो मेफेयर फ्लैट्स हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इमरान खान ने इतनी बातें की हैं, वो हमें याद हो चुकी हैं बातें। तो ये दाग मिटाने के लिए उन्हें खुद इकदाम करने होंगे, एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी के सामने पेश होना पड़ेगा, सिर्फ अदालत से ही नहीं होगा। इसका एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी के सामने कैसे पेश हो? वो तो इस केस से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हो, तो सारा मलबा बच्चों पर डालने को तैयार है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मेरे नाम पे कोई सवाल ना आए। देखें, वो तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन बात हकीकत ये जो पॉइंट उठाया है नम का बात तो है, लेकिन सवाल ये होता है कि सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि इदारिया कह रहा है कि वजीर आजम के खिलाफ फैसला आ जाएगा। देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना हमारे, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये इदारिया ने एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड में जाकर उसने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में आपने देखा पीपल्स पार्टी पे कोई साबित नहीं हुआ करप्शन, लेकिन उसका उन्होंने खमियाजा भुगता इलेक्टोरल की बुनियाद पर, इलेक्शन में बुनियाद पर। आज वो वफाक से वाइप आउट हो चुके हैं, वो सिंध तक महदूद हो गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि पनामा लीक्स का जो मामला है, मैं यही चाहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये सॉल्व हो जाए। और अगर इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी की बात की है तो डेफिनेटली मामला कोर्ट में है, तो डेफिनेटली हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ सबमिशन होगी, कुछ ना कुछ सबमिट कराया जाएगा, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो अब कोई भी बच के नहीं निकल सकता। फैसला तो आना है नफीस नईम साहब। देखिए, फैसला तो आना है ना, तो सबा आप जानती हैं कि वो क्या आएगा, कोई भी नहीं। इदारे ने यही कहा है कि फैसला कुछ भी आ जाए, जजेस के पास, देखें जजेस जो हैं वो तो उनके पास जो एविडेंस है उसकी बेस से फैसला करेंगे, लेकिन जो कौम के दिल और दिमाग पे जो सवाल आ गया है ना, उसको खत्म करना किसका काम है। और अगर गवर्नमेंट ने अपना ये शेकी स्टैंड रखा, अगर ये सामने नहीं है क्रेडेंशियल सबूत, क्रेडिबल सबूत के साथ, तो ये भुगतेंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भुगता है। इदारे यही कहता है कि इस पर न सिर्फ जमहूरी सिस्टम पर भी कुछ असरात आएंगे इसके, बल्कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर असरात आएंगे। क्रेडिबिलिटी पर सवालात भी हैं, और इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि ये तो पनामा केस जो है वो अल्लाह ताला का सुमोटो एक्शन है, वज़ीर आज़म के अगेंस्ट अल्टीमेटली सामने आना ही पड़ेगा कि सिचुएशन। लेकिन वो बहरहाल जो भी आपकी बात सही है कि जो भी रिजल्ट आएगा, ये बात तो सामने हो गई है कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे स्ट्रगलिंग किया है मैं किस तरह निकले से। अगला इदारिया क्या है? अच्छा जी, अगला इदारिया जो है वो CPEC, यकीनी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त, ये जंग का इदारिया है। इसमें इन्होंने जो आपने देखा होगा कि दो जो है जहाज जो है चीन में बने थे और चीन ने हैंडओवर कर दिए गवादर की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के। इन दोनों मंगोल और बासोल जहाज़ों में ये जदीद टेक्नोलॉजी है और इनके असला भी, वेपन्स भी हैं इसके अंदर, इनके ये मुसल्ला हैं, ये अपना डिफेंस भी कर सकते हैं और हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं बंदरगाह का। इसके अलावा 2 मजीद जहाज जो हैं वो चीन देगा। इदारे ने ये कहा है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ अस्करी बल्कि सिविलियन क़यादत भी सिक्योरिटी के इक़दाम पर बहुत जो है वो संजीदा है और ये कर रही है, क्योंकि CPEC से एक पूरी कहते हैं गुर्रे अर्ज पर बहुत बड़े तादाद में जो है लोगों को फायदा होगा। और न सिर्फ फायदा होगा बल्कि इससे जब CPEC तकमील तक पहुंचेगा तो चाइना और पाकिस्तान का किरदार जो है वो इस सिचुएशन में आ जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो रोल प्ले कर सकें इंटरनेशनल, न सिर्फ पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस होगा। ये चीज हजम नहीं हो रही हमारे हरीफों को, तो जिसके हवाले से खुल्लम खुल्ला ऐलानात भी हुए हैं। तो नफीस साहब, ये बैनुल अक़वामी खतरात से निपटने के लिए तो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी खतरात हैं उनसे निपटने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा? लगता है हमने भी आज एडिटोरियल पढ़ लिया है क्योंकि यही चीज बिल्कुल कहा है मैं कि वाकई में कि ये जो खदशा सामने आ रहे हैं कि भाई आप ठीक है बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं आप तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, सवाल ये बार बार ये आ रहा है कि
एक सूबे को नवाजा जा रहा है सीपैक में। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और दीगर जो पसमानदा इलाके हैं, सीपैक का, और जंग ने यही कहा है कि सीपैक का विजन ये होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए कि सीपैक का इतलाक जो है वो इन पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सीपैक जब काम करने लगेगा, सीपैक अपना असर दिखाने लगेगा, तो वो तमाम लोग उस रूट पे, चाहे काबुल हो या दूसरे जो है एरियाज हो, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, अंदरूनी तरक्की भी आएगी और बैरूनी तौर पर भी तरक्की आएगी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे थे, और एडिटोरियल्स भी जो है वो किसी हद तक, बल्कि काफी हद तक ठीक कहते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नफीस नईम साहब मौजूद थे, जिन्होंने बड़े मजे की बातें की, बड़े सीरियस टॉपिक को बड़े लाइटर वे में करते हैं नफीस साहब, उनकी ये खासियत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से कुछ खबरें भी शामिल कर लेते हैं। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फलस्तीन समेत 70 मुल्कों ने शिरकत की, जबकि फ्रांस का कहना है कि 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में अमन की जमानत बन सकता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी वजीर खारजा जान मार्क गेखो ने कहा कि अहम बात फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एतमाद की बहाली और दोनों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। उनका कहना था कि क़याम अमन का रास्ता 2 रियासती इक़दाम ही से निकल सकता है। इससे कबल फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में जान मार्क गेखो ने खबरदार किया कि अमरीकी सफारतखाने की मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने से अमन अमल को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर यकतरफा और डिटाई वाला रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों इसमें सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका में नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वॉशिंगटन में स्टेज सजाया जा रहा है। एहलकारों ने तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप के चलने, हल्फ उठाने और अवाम की तरफ देखकर हाथ हिलाने की भी रिहर्सल की है। देखना यह है कि ट्रंप इस बारी क्या स्टांस सकता है। सर्द मौसम की बात करते हैं। चीन में एक झरने को ऐसा मुंजमद कर दिया कि देखने वाले दंग रह गए। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में मसनूई तौर पर बनाई गई मेहराब को बर्फ ने ढांप लिया और ऐसा ढांपा कि लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। क्या हसीन नजारा है। इसी के साथ मौजूद कुदरती आबशार भी अपनी मिसाल आप बन गई है। वाह भाई, चाइना आइस के क्या कहने। साथ साथ यहाँ पर आइस फेस्टिवल्स भी होते हैं जो कि बेहद दिलकश होते हैं। क्या बात। दूसरी जानिब जर्मनी के शहर म्यूनिख के करीबी इलाके में वाक़या ये है झील कैम्जी। कैम्जी के यकवस्ता पानी में आइस किंग ऑफ कैम्जी बनने के लिए लोग 100 मीटर तैराकी करते हैं। जो जीतेगा बादशाह का ताज उसके सर जाएगा। कौन पाते होगा, किसे शिकस्त होगी, ये तो बात की बात, लेकिन जिसने भी तैराकी की मैं तो समझती हूँ कि वो सबके सर ही पाते हैं। इतनी ठंड में स्विमिंग और फिर वो भी कॉम्पिटिशन, क्या लोग हैं। चले जनाब, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे मोजना इब्राहिम से और देखेंगे कि वो पेट से कितना प्यार करती हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, आज हम बात कर रहे हैं जानवरों से मोहब्बत के हवाले से, और उनसे हमदर्दी एक वैसे भी गॉड गिफ्ट होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जानवरों से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और उनके प्यार का इजहार कुछ यूं होता है कि वो उनसे बातें भी करते हैं, उन बेजबानों की बात समझते भी हैं और उन्हें रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अच्छा, मोजना इब्राहिम को जानती हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं। उनको बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, इतनी फेमस आर्टिस्ट हैं। उनको बड़े अच्छे लगते हैं पेट्स, और हमारे जो गुड मॉर्निंग आज की टीम थी वो उनके पास गई और उनसे पूछ कर आई कि उनके पास कैसे कैसे क्यूट पेट्स हैं और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Good job, you stayed still, huh? You are such a good cattle. You are such a good cattle. This is Coco, my cat. ये हमारे साथ 2006 से है। इसका नाम है कोको इब्राहिम। ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। एंड मुझ पे एक वक्त पे लोग हंसते थे कि तुम एनिमल्स के लिए इतना कैंपेन करती हो, इतना लड़ती हो, इतना चीखती हो, इतना झगड़ती हो, जबकि लोग मर रहे हैं। मतलब लोगों के लिए भी करो ना। एंड I'd be like, नहीं, वेट अ मिनट, मेरी आर्ग्यूमेंट सुन लें आप पहले पूरी। ये बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, ये बेजुबान है। हम तो फिर भी चूचाएं कर लेते हैं, अपने हक के लिए लड़ पाते हैं, बट they can't. So for me it's giving a voice to the ones who don't have a voice.
ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर अनकंडीशनल लव माँ के बाद कोई देता है तो ये जानवर होते हैं, और ये सिर्फ एक ज़बान समझते हैं, प्यार। अगर you'll notice कि कुछ लोगों से जानवर बहुत अवर्स होते हैं, उनके पास जाना ही नहीं पसंद, वो जरा खड़ूस टाइप होते हैं। So I judge a lot, like I think that they're good judges of character, और मैं बिल्कुल भी अच्छी judge of character नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। So I trust my dogs. I have helped animals across the country in every small way I can. यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता, तो वेट्स और प्रॉपर वेट डॉक्टर्स और एनिमल डॉक्टर्स की हम क्या ख्वाहिश कर सकते हैं, बट किसी को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। पूरे अपार्टमेंट को पता है कि जब मैं उतरती हूँ शाम को तो मैंने कुत्तों को ढूंढना, या तो पहले वो एक आवाज पे आते नहीं थे, अब वो मेरी एक आवाज पे आते भी हैं मुझे ढूंढते हुए। पहले मुझे गार्ड्स बताते थे कि बाजी बाजी वो वहां है, और उनको पता होता था कि मैं अब उनको खाना खिलाने आई हूँ। इससे कुत्ते तो ठीक है, वो तो खुश हैं ही हैं, बट आई हैव नोटिस्ड अ पॉजिटिव चेंज इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग पीपल एज वेल। अब वो जो उनको करके भगाते थे और हिकारत की नजरों से देखते थे और बात करते थे और डंडों से मारते थे, अब वो कोई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कोई ओनर है। हालांकि उनके ओनर नहीं हूँ, आई जस्ट टेक केयर ऑफ देम। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लव, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि इनका जो ब्रीड ऑफ लव है एक दूसरा ही लव है। It's just amazing. It's just amazing. If you really want to see love, you got to look into dogs' eyes and see that unconditional love. Also, we use science a lot. Science ने साबित किया है कि अगर आप पेट ओनर हैं, चाहे आपको एनिमल्स पसंद हो ना हो, if you have a pet, आपका ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा, आप खुश रहने लगेंगे, आपके एंजाइटी लेवल्स कम होगी, और जो माएँ औलाद की जो बे औलाद हैं उससे महरूम हैं, इट हैज बीन प्रूवन दैट इफ यू अगर आप अपनी ममता अपने प्यार को एक छोटे से एनिमल के लिए लगा दें तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके अंदर, एंड दैट कॉजेज ऑल ऑफ द ब्लॉकेजेस टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, वो एक फीलिंग्स भी आ जाती हैं, एंड इट हेल्प्स, एंड साइंस हैज प्रूवन इट। सो that's a good way to spend your love. Coco. मुजना की आपने देखी कितनी प्यारी सी इनके पास कैट थी, ब्लैक कलर की, बड़ी क्यूट सी है ना। आप पेट लवर हैं? मैं वैसे पेट लवर बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी बातें सुन के और जो बातें वो कह रही थी कि साइंस ने ये भी प्रूव किया कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, ऐसी चीजें अगर वाकई में एक जानवर आपको दे सकता है तो फिर हर शख्स को एक पेट जरूर पालना चाहिए। मुझे पैरट अच्छा लगता है कि, मगर मुझे पता है यूजुअली मुझे डर लगता है। अच्छा बोलते हैं वो? नहीं, वो बोलते नहीं है, वो है मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा तो इसलिए वो बोलते नहीं है, पर सुबह सुबह उनके शोर की आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, एक्चुअली मुझे डर लगता है, मैं इसलिए फिर नहीं कैरी करती कि जब आप अपना ख्याल सही से नहीं रख सकते तो फिर आप कोई जानवर ला के घर में, बल्कि यहाँ पर एक बात शेयर करूँ तो मैं अभी जो पिछले साल अमेरिका गई हुई थी तो वहाँ पर जब फ्लड आया था तो डोनेशन के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने कैंप लगाया था जिसमें लोग आए थे और उन्होंने डॉग्स को खरीदा था, और मैं देख रही थी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पर भी उन्होंने डॉग्स को खरीदा, और किस तरह से वो उनका ख्याल रखते हैं और इस चीज की परवाह करते हैं कि अगर कहीं पर फ्लड आया तो लोगों को तो हम लोग सही कह रही है। अमेरिका और अफ्रीका तो जो है ये डोमिनेटिंग पेट लवर कंट्रीज हैं, खैर पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। शो में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। प्राइवेट मिनी जू के मालिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज हमारी जो थीम है वो है पेट लव के मुतालिक। जो लोग बहुत लविंग होते हैं एनिमल्स के अकॉर्डिंगली और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कैट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, बर्ड्स रखते हैं, बहुत सारे जो है वो जानवर रखते हैं अपने घर में, उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको क्या ग़िज़ा देना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अली अयाज। इनसे जानवरों की देखभाल और इन्हें अपडेट करने से मुतालिक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
डॉक्टर अली, बड़ा मुश्किल हुआ होगा सुबह सुबह उठ के आना आपके लिए? टफ है, हाँ, सर्दी बहुत ज्यादा है। देखिए, इंसानों के लिए इतनी मुश्किलात है तो बेचारे जानवर जो कि ठंड में इधर उधर भटकते हैं, स्पेशली सर्दियों में भी जानवरों की हिफाजत किस तरह से की जाए, और वो लोग जो जानवरों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, सब पर आज के शो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप यही मुझे बताइए कि सर्दी एक तो वैसे बहुत ज्यादा है, तो वो तमाम लोग जानवरों की हिफाजत किस तरह से करें जिन्होंने जानवरों को पाला है, या फिर जिन्होंने नहीं भी पाला, स्टिल हम देखते हैं कि बाहर कुछ स्ट्रे जो डॉग्स हैं वो नजर आ रहे होते हैं, कुछ परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो किस तरह से उनकी हिफाजत की जाए? देखें, जैसे इंसान जिस तरह जैसे मैनेज करते हैं जैसे सर्दियों में या फिर जैसे ड्यूरिंग समर सीजन, सेम इस एनिमल्स में भी इसी तरह केयर करनी होती है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एक इशू ये है पाकिस्तान में, स्पेशली इन कराची, जैसे ह्यूमिडिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, देखिए कि मोर देन 50, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो डिजीज़ की जो आउटब्रेक्स है उसी हिसाब से ज़्यादा है। तो इसी तरह से इसकी केयर करनी है, आप इसको वार्म रखें, इंडोर रखें इसको, और प्रॉपर जैसे वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो। इसी तरह फूड भी आप इसमें स्पेशली प्रोटीन्स हैं, ये चीज़ें आप इस तरह ह्यूमंस में आप इस मैनेज करते हैं, इसी तरह इनमें भी मैनेज करें प्रॉपर। सो इस तरह फिर आप इसको ठंड से भी बचाएं, और इनको जैसे प्रॉपर वाटर है, इसके जो फूड है, हाउसिंग है स्पेशली, आप इनको स्वेटर्स आप पहना दें, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उनको सर्दी ना लगे। अच्छा। और प्रॉपर इनकी ग्रूमिंग होती हैं, तो ये चीज़ें मैनेज करें ताकि उनको भी ठंड ना लगे। स्पेशली फूड जो है ज़्यादा कंसर्न। डॉक्टर अली, बहुत सारे पेट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हम कौन सा पेट लेके आएं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप रिसर्च सेंटर में भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं वहाँ से, तो अभी तक आपकी रिसर्च के मुताबिक कौन सा पेट ऐसा है जो बहुत जल्दी इंसानों के साथ जो है वो घुल मिल जाता है, और उसको अगर आप घर में रखें तो बहुत ईजिली आप उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ईजिली मानूस हो जाता है? खैर रिसर्च तो कुछ और है, ये इस पर नहीं है कि आपने कौन सा एनिमल आपने रखना, ठीक है, ऐसे डिफरेंट थिंग्स, लेकिन जो पेट्स की जो सिलेक्शन जो है ये आपके ऊपर है। अब एक तो हाउसिंग है, सबसे पहले आपके पास स्पेस हो। अब देखें यहाँ पे मोस्टली लोग कराची में फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में आप जैसे बड़े जानवर रख नहीं सकते, स्पेशली जो डॉग्स हैं या जो दूसरे जो ब्रीड्स हैं, या स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स भी कुछ लोग जो है एज ए पेट आप रखते हैं, उनके लिए स्पेस चाहिए, उनके वॉकिंग हो प्रॉपर, ठीक है, और इसी तरह उनकी जो हाउसिंग है उसी हिसाब से चाहिए कि आप अगर आप एक डॉग रखें तो आपके पास उसके लिए गार्डन भी चाहिए, कि आपके पास प्रॉपर स्पेस हो। तो स्पेशली आपके स्पेस के हिसाब से आप सिलेक्ट करें। जैसे कैट है या जो बर्ड है, जो केज बर्ड है, आप उनको इजीली घर पे आप मैनेज कर सकते हैं उसको, तो इस तरह सिलेक्ट करें। जैसे लाइक कैट, ठीक है, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं। जब आप जैसे जस्ट लाइक अगर उनमें कोई डिजीज आ जाए, आपके पास वेट के पास जाना है, आपको कैरी आप इजीली कर सकती हैं। और इसी तरह बर्ड भी इजीली हैंडल आप इसको कर सकते हैं, एज जैसे केज में रखें आप इसको, और उसको प्रॉपर फीड भी आप इजीली कर सकते हैं। लार्ज एनिमल को रखना ज़्यादा टफ रहता है एज कम्पेयर टू स्मॉल एनिमल्स। तो जी आप तमाम लोग सुन लें जो कि पेट लवर हैं, उन तमाम लोगों के लिए डॉक्टर अली ने भी यही बात की, और अभी हम भी इनसे यही पूछ रहे थे कि जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो उनको ना रखें, क्योंकि उससे जो आपका पेट है वो भी परेशान होगा, खुद आप भी परेशान होंगे, और आपके इर्द गिर्द आपके जो नेबर्स हैं उनकी आवाज़ से या उनके शोर से वो भी परेशान होंगे। तो इस तरह का पेट घर में रखें जिसको आप आसानी से अपने घर में कैरी कर सकते हैं। ऐसे और सेकेंडली कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं कुछ और चीज़ ऐड कर दूँ इसमें। एनिमल्स के जो हैबिटेट्स है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट है, उनके जैसे इकोसिस्टम है। हम जैसे एक वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको जैसे देखें सबको आप रूम में नहीं रख सकते, एग्जैक्टली, ठीक है, कि जैसे अगर आप एक जैसे आजकल कराची में ये है कि लोग बकरी भी रखते हैं, बकरियां जैसे घर पे एक दो रख दी, ठीक है। अब उनके लिए जैसे कच्ची जमीन चाहिए कि आप एक स्पेस हो, ओपन स्पेस हो, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, तो उनको एक स्पेस चाहिए कि एक मिनी गार्डन हो, उसमें ये फ्रीली रहे, ठीक है। अब उनको रूम में नहीं रख सकते हैं। कौन सा जो है वो जानवर जल्दी मानूस हो जाता है, इजी आप कैरी कर सकते हैं। इजी जो है जो स्मॉल एनिमल जैसे लाइक कैट्स हैं, या जो छोटे जैसे देखें टॉय ब्रीड्स हैं, जैसे लाइक डॉग्स में जैसे पग्स हैं, ये छोटे छोटे ब्रीड्स हैं, इनको आप इजीली घर पे आप रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च जो है वो कुछ इस हवाले से भी है कि इन्फेक्शंस जो ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर होते हैं और एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, कुछ ऐसी चीजें अभी आजकल हम कराची में भी देख रहे हैं कि जू के अंदर जो शेर है उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ है। लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम विजिट करने जाएं या ना जाएं, किस किस्म का इन्फेक्शन है। अब देखें, सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, जैसे लास्ट टाइम मुझे बाइट किया कैट ने जो है, अब देखें एक रेबीज का तो शायद आपने सुना हो, आजकल देखें ये भी ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं कि जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो। ये जो जितने डिजीज है, ये सारे जो स्टडीज है, एपिडेमियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, इसी में ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो ये वही डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं, अगर वो आपको बाइट करें, स्क्रैच करें,
डॉग एज ए डॉग्स, कैट्स या कोई भी और वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होते हैं क्वेश्चन, डॉग या कैट, चले अगर कैट हमें बाइट करते हैं तो फिर भी उसका इतना असर नहीं होता, लोग इग्नोर कर देते हैं, आपने कोई क्रीम लगा ली, कुछ लगा लिया, लेकिन जब डॉग बाइटिंग होती है या आपका पालतू जानवर ही आपको काट ले तो उसकी फौरन बाद फिर क्या करना चाहिए? इंजेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इसने तो सिर्फ जो है वो टच किया है, उससे कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपको डॉग सिर्फ टच कर रहा है, आपकी स्किन को टच कर रहा है, उसमें भी जाना चाहिए, या फिर अगर वो प्रॉपर काटता है तो डेफिनेटली फिर तो जाना ही चाहिए। देखिए मैं अपना बताता हूँ, मुझे लास्ट टाइम अभी इसी वीक बैठ के कि मैंने क्या किया। देखिए मुझे देखिए मैं ऑब्वियसली डेली बेस पे हम इन्हीं से टच रहते हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं उनको डील। अब ये नहीं पता होता कि भी क्लाइंट्स ने इसकी वैक्सीन की नहीं। देखें वैक्सीनेशन मस्ट है कि आप जब देखें जिस तरह बच्चों में हम जैसे 5 ईयर्स में वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन क्यों करते हैं? एक प्रिवेंटिव चीज़ है कि आप वैक्सीन करें ताकि ये सेफ रहे अगेंस्ट पोलियो वायरस। इसी तरह इनमें भी वैक्सीनेशन होती है कि पेट्स में अगर आप जैसे रेबीज वैक्सीन अगर अर्ली एज में कर लें, कैट्स में स्पेशली 8 वीक्स में इनकी वैक्सीन होती है, तो ये कि जैसे पेट भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहे इनके साथ। स्पेशली डॉग जो है, समटाइम कैट्स में भी ये है, जैसे कुछ केसेस ऐसे हुए मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेटेड डॉग है और वो किसी को काट ले तो फिर कोई इशू की बात नहीं? बिल्कुल, इससे इंसिडेंस चांस कम से कम होंगी कि डिजीज सेपरेट हो आप, है ना। तो आप उसके केयर आप ऐसे करें कि अगर आपको कोई सडनली बाइट करें, कोई स्ट्रे डॉग्स हो सकते हैं स्पेशली, जिनमें ज्यादा जो है इंसिडेंट्स इसी से होते हैं कि जो स्ट्रे डॉग, क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं हो तो वो ओपन स्पेस में रह रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप फौरन से पहले वॉश करें, उसको कवर करें, फिर डॉक्टर के पास जाएं, टेटनस लगवा लें, फिर जैसे वैक्सीनेशन शेड्यूल वो फिर अकॉर्डिंगली बता देंगे कि आपको किस किस दिन आपने आना है। तो फिर आप जैसे देखें आजकल खैर फौरी तौर पर 24 आवर्स में टेटनस लगाना जरूरी है, फौरी तौर पर, और वैक्सीनेशन भी फौरी। देखें आजकल जैसे जना है और सिविल है, वहाँ पे फ्रीली वैक्सीन हो रहे हैं, तो वहाँ पे ले जाएं आप फ्रीली वैक्सीन, और जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जाके फिर आप शॉट्स आप लगवा लें। लेकिन ये फौरी होनी चाहिए, नहीं कि आप डिले ना करें कि जस्ट वूंड नहीं है, अभी आप इसको सिर्फ वूंड ना समझें, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग है और ये समझे कि टाइम पीरियड भी इसमें कम है इनकेस अगर ये इन्फेक्टेड हो एनिमल्स रेबीज से। डॉक्टर अली, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी, वो सवाल बीच में रह गया कि ये जो अभी वहाँ पर शेरों को इन्फेक्शन हुआ है, ये वायरल तो नहीं है, यानी कि लोग जो जान? खैर मुझे कुछ इस बारे में नहीं पता कि डिटेल्स के कौन सी उनको है। अच्छा, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जो अपने पेट्स को लेकर, क्या ज्यादा कंप्लेन आ रही होती है? कंप्लेंट देखें यहाँ पे मेन चीज़ है लेक ऑफ अवेयरनेस, पाकिस्तान में स्पेशली। जैसे देखें जिस तरह यूरोप्स में देखें एज ए फैमिली मेम्बर्स जैसे वो ऐड हो रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो लाइफस्टाइल ये है कि लोनली भी रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसे दूसरे सिटीज़ में जाके कंट्रीज़ में, तो एज ए कंपेनियन इनको रखते हैं कि एज ए फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने शौक रख दी, या फिर बहुत सारे आप इस बिजनेस में भी आ चुके हैं कि जैसे कैट्स और डॉग्स के बिजनेस भी कर रहे हैं कि उस हवाले से भी रख रहे हैं, या किसी के साथ प्रॉब्लम ये कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस है, तो ये कि एक मेडिकली भी ये प्रेफर करते हैं भी आप एक पेट रखें, जिस तरह आपने देखे होंगे एक्वेरियम लोग रख देते हैं, ठीक है, ताकि आप जैसे स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को कहते हैं कि आप एक्वेरियम रखें ताकि माइंड डाइवर्ट रहे, और इसी तरह जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस हो तो उसमें भी पेट्स रखते हैं ताकि जिससे स्ट्रेस कम से कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि स्ट्रे डॉग्स जो है, इस वक्त पहले भी मैंने आपसे इस पर बात की थी, तो स्ट्रे डॉग्स के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है? कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के अडॉप्शन वगैरह होती हो? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, लेकिन प्राइवेट लेवल पे एनजीओज हैं, जैसे मैं खुद भी जैसे एक क्लिनिक रन करूँ, वहाँ पे भी जैसे लोग पेट्स छोड़ के जाते हैं, फिर हम अडॉप्शन पे दे देते हैं। कोई भी फैमिली इंटरेस्टेड हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आते हैं लोग बिल्कुल कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमें कैट चाहिए। इस तरह से होता है सब इनको मार दिया जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले भी हमने एक खबर दी थी कि हमारे यहीं सदर के इलाके से काफी सारे जो है डॉग्स को एक साथ उन्होंने गन से शूट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के डॉग्स के लिए मारने से बेहतर ये, क्योंकि मार रहे हैं हम तो मतलब हम शिद्दत पसंदी जाहिर कर रहे हैं ना, हम उनको कोई पर्टिकुलर जगह दे सकते हैं, कोई सर्टन उनको प्लेस दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर इस तरह? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी है नहीं कि इन एनिमल राइट्स से रिलेटेड, स्पेशली जो डॉग्स और कैट से रिलेटेड एक रिलीजियस इशू भी है ना कि इग्नोर की जाती है कि भाई नहीं आप इनको रखें, नमाज का इशू हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम। लेकिन देखें एक नेचर ने ऐसी तो नहीं बनाई ना, इनको भी इनके भी रोल है डेफिनेटली, इनके भी रोल है। अच्छा, तो ये बताएं अभी जो जितने भी पेट लवर्स हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे कि किस तरीके से पेट को कैरी करें, किस तरीके से उसको, अच्छा और वो रेगुलर चेकअप बताएं कि कब कब करवाना चाहिए?
बिल्कुल करनी चाहिए, स्पेशली ग्रूमिंग है और सीजनल, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे विंटर सीजन में कैसे मैनेज करने और फूड का ख्याल रखें, ठीक है। और स्पेशली प्रेफर करें कि यहाँ के जो लोकल ब्रीड्स को, यहाँ पे मोस्टली एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं यहाँ पे, जैसे कैट्स में अगर आप देखें पर्शियन ब्रीड्स हैं, सियामीज़ हैं, बैलेनीज़ हैं, इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, बड़े बाल चाहिए इनको, ठीक है, फ्लफ़ी। सो यहाँ के जो ब्रीड्स है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो ज़्यादा बेटर है। और केयर आप ऐसे करें कि फूड है, जैसे प्रॉपर फूड दें इनको, जैसे प्रॉपर वाटर हो, इसकी वैक्सीनेशन हो स्पेशली, और मेडिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप भी सेफ रहें और पेट भी सेफ रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आप हमारे साथ थे और जानवरों के हवाले से बहुत अहम बातें जो हैं वो आपने की हैं, और मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ भी आया होगा कि इस मौसम में खुसूसी तौर पर जानवरों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। और वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है और जानवरों से मोहब्बत का ये जज्बा भी लोगों के अंदर होना ही चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारी बालकनी पर आकर चिड़ियाँ बैठती हैं, तो कोशिश क्या करेंगे वहाँ पर भी उनके लिए पानी या दाना जो है वो जरूर रखा करें। अच्छा, मैं तो रखती हूँ, हमारी छत पे तो मेरे घर भी होता है। तो वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें कि ये बेजुबान जानवरों से मोहब्बत करें, और क्योंकि वो अपनी कोई बात कह नहीं सकते, कन्वे नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि इनकी बात को खुद समझ के उनके लिए थोड़ी बहुत प्यार की कोई ज़बान नहीं होती, इट्स जस्ट ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। आप उनकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे सबा कि अब कैट्स रखी जाती है, पर्शियन कैट्स रख रहे हैं, कोई डिफरेंट किस्म के जो ये तमाम जानवर रखे जाते हैं, बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, और कुछ लोग किसी भी कीमत पर अपना शौक जो है वो पूरा करना चाहते हैं, और फिर जितने मर्जी है एक्सपेंसिव भी हो, स्टिल वो लोग चाहते हैं कि हम ये जानवर पालें, और मोहब्बत और उनका शौक जो है वो इससे जाहिर हो जाता है। और बिल्कुल हम भी एक ऐसे ही शख्स को जानते हैं जो कि इंतहा की हद तक इन पेट से मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो इतना एक्सपेंसिव उनको पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने घर में, उनका नाम है रहीम साहब, और रहीम साहब ने अपने घर में ही एक जाती मिनी जू बनाया हुआ है। और ये जू कैसा है और उसमें कितने सारे जानवर हैं। अच्छा जी, ऊपर से आवाज आ रही है कि जू घर में नहीं बनाया हुआ है, फार्म हाउस के अंदर बनाया हुआ है। तो इस फार्म हाउस में कितने क्यूट क्यूट से जानवर हैं, उनकी कैसे केयर की जाती है और कितने सारे हैं और इनकी देखभाल कैसे की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। जब मुझे शौक शुरू हुआ, ये 1990 से शुरू हुआ, और मैं उस दौरान क्रिकेट खेलता था। उसके बाद मैंने कुत्ते पालना शुरू किए। कुत्तों से मेरा शौक बढ़ा, घर वालों ने भी मना किया, भाइयों ने भी मना किया, लेकिन शौक बढ़ता चला गया। डिफरेंट नस्ल के कुत्ते पाले मैंने, वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर मैंने बटेर फार्मिंग शुरू की, वो मैंने काफ़ी बड़े पैमाने पे की। उसके बाद मैंने फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दी, और अपनी नौयत का ये पाकिस्तान में पहला फार्म है जिसमें टाइगर्स ने ब्रीड भी किया हमारे पास, और मज़ीद कर रहे हैं। बाकी डिफरेंट एनिमल्स भी हमारे पास काफ़ी ब्रीड कर रहे हैं। टाइगर जो है वो मेरा एक बहुत ड्रीम था रखने का, और मैंने वो रखे, और आप देखा मेरे साथ कितने टेम है वो। जब लाए थे तो ये टेम नहीं थे, बहुत वाइल्ड थे। अब मैंने इनको 2 सालों में बहुत टेम किया, भूखा रख के उनको ट्रेनिंग कराई, उनको बुलाया, आवाज़ दी, उनके नाम रखे गए, उनके नाम से उनको बुलाते हैं तो वो पिक करते हैं अपना नाम। अक्सर जानवर बुखार आ जाता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, उनको हम रेस्क्यू करते हैं और उनको प्रॉपर इलाज करते हैं उनका। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ, बिल्ली या कुत्ता, ये चीज़ें पड़ी होती हैं जो मेरे बस में होता है, छोटा जानवर तो मैं उठा के गाड़ी में डाल लेता हूँ। अदरवाइज जैसे बड़ा जानवर होता है उसके लिए मैं फ़ोन कर देता हूँ ईदी सेंटर, तो वो उठा के ले जाते हैं। घोड़ा हमारे पास है, इसको हमने अभी ट्रीटमेंट किया है, ये ठीक हो गया है। बाकी हमारे पास और भी जानवर हैं डक्स में, वो भी उनके पैर ख़राब हो गए थे, उनके पैर को हमने ऑपरेट किया है, जख्म बन गए तो उनको ऑपरेट करके हमने
पेट्स के लवर हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर चीज़ें रखें और उनकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर की जाए, और ताकि वो महसूस करें कि हम अच्छे माहौल में हैं। और आपने देखा कि कितने तरीके से जो है रहीम साहब कितने अच्छे केयर कर रहे हैं अपने तमाम पेट्स की और कितने अच्छे तरीके से उनको ट्रीट भी कर रहे हैं। खैर, आज की तारीख की बात कर लेते हैं जो इंतहाई अहम है। अनम, आपने बागों में फूल खिलते तो देखे होंगे, वाज में फूल खिलते तो देखे होंगे, क्यारियों में फूल खिलते तो देखे होंगे, लेकिन आज की तारीख इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज के दिन 16 जनवरी को 2016 में खला में पहली बार फूल खिला था। खला में फूल खिलाने का अमल फूल खिलने से 2 माह पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक खलाबाज ने शुरू किया था। खलाबाज जेल लैंडग्रीन ने वेजी सिस्टम एक्टिव किया, जिसके 2 माह बाद यानी 16 जनवरी को खला में पहला फूल पैदा हुआ। स्पेस स्टेशन में मौजूद खलाबाज स्कॉट कैली ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की, जिसमें खिले हुए जीनिया फूल वाजे था। बड़ी स्ट्रेंज है ये बात कि हाँ खला में भी फूल खिलने लगे। खैर जनाब, मजीद भी शो में कुछ बातें होंगी, लेकिन शो में यहाँ वक्त पर एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वाले सेल्समैन से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जना बात हो रही है पेट्स की, तो जानवरों से मोहब्बत करने के लिए उन्हें पालना जरूरी नहीं होता। आपको अगर जानवरों से मोहब्बत है तो आप उनका ख्याल रख सकते हैं। पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वाले भी इन लोगों में से ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम भी एक ऐसे ही सेल्समैन को जानते हैं जो जानवरों को जिन्होंने पाला तो नहीं है लेकिन उनको सेल करते हैं, और किस तरीके से उनको जब तक वो उनके पास रहते हैं उनका ख्याल रखते हैं। आइए इन्हीं से कुछ जान लेते हैं। शुरू में अब्बू ने थोड़े बहुत पैरेट्स रखे हुए थे घर पे, तो हम हर संडे को जाते थे और एम्प्रेस मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद के ले आते थे। लाइक चूजे ले आते थे कभी, जब छोटे थे, ठीक है ना, तो जाते थे और कभी चूजे, कभी तोते, कभी खरगोश, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लाके हम लोग रखते थे, जमा करते थे। तब से शौक था बचपन से, तो अब तक है। और उसके बाद से फिर जमा करते 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 फिर एक फार्म बनाया, ब्रीडिंग फार्म, फिर वो उससे फिर ये दुकान बनाई, दुकान से फिर अब जो है वो सेल एंड परचेज करते हैं। ज़्यादातर डॉग्स में डिमांड्स होती है जर्मन शेपर्ड, लेब्राडोर और पग की, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कैट्स में डॉल्फिन फेस आता है, पर्शियन कैट्स में होती है डॉल्फिन फेस होता है, एक सेमी पंच होता है, एक एक्सट्रीम पंच होता है। इन तीनों की डिमांड होती है। अगर बर्ड्स में आ जाए तो बर्ड्स में मकाओ पैरेट्स हैं, काकाटू पैरेट्स है। जो नॉर्मल एवरेज के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ग्रे पैरेट पसंद करते हैं। ग्रे पैरेट रीजनेबल पड़ता है इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ आती है वो डॉग्स एंड कैट्स पे जाती है, ज़्यादातर कैट्स लेडीज़ को ज़्यादा पसंद होती है। जितने भी एनिमल्स हैं ना, तो आप अगर इनको परचेज करते हैं तो आप ये समझ के परचेज करें कि आप एक जान परचेज कर रहे हैं, एक सांस वाली चीज़, ठीक है ना। तो अगर आप एक सांस वाली चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो आपके साथ जुड़ रही है जान। तो आप इसी तरह उनका ख्याल रखें जिस तरह आप अपना रखते हैं, ठीक है ना। आप उनको टाइम दें प्रॉपरली, क्योंकि आप अपने आप को भी टाइम देते हैं तो वो भी टाइम मांगते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं हमारे पास जो आते हैं और पेट्स ले जाते हैं, लेकिन फिर वो आके वापस सेल करते हैं, लेकिन वो इतनी बुरी कंडीशन में होते हैं कि वो जिस तरह दिए जाते हैं उनकी वो केयर नहीं कर पाते। वो अपने शौक में लेके तो चले जाते हैं लेकिन वो केयर नहीं कर पाते, तो वो बहुत बुरी हालत में हो जाते हैं। कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो डॉग्स लेके जाते हैं हमारे पास से ना, और बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं जो वापस आते हैं तो वो जंगली हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने केज में बंद किया होता है। केज से बस खाना देते हैं और कुछ नहीं करते ना, उनको घुमाने ले जाते हैं। कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है कोई भी पेट खरीदने के लिए, तो हम उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं पेट की कि इसको किस टाइम पे खाना देना है, इसको किस टाइम पे आपने हाथ बाहर निकालना है, इसको किस टाइम पे आपने फ्रेंडली होना है, मतलब हर चीज़ की डिटेल्स हम बता के देते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर कोई डॉग्स है तो इसको कब घुमाने ले जाना है शाम को, कैट्स हैं तो इसको कैसे ट्रीट करना है।
ये फ्रेंडली होते हैं, इनको अगर प्यार से, ये नाराज भी होते हैं, ये आप अगर इनको प्यार से रखना चाहिए प्यार से भी रहेंगे। ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं सारे एनिमल्स, अगर आप इनको सही से ध्यान दें और प्रॉपर्ली अगर रखें आप इनको तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये बहुत अच्छा शौक है पेट्स का, लेकिन इसमें यह है कि आपको टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और कराची की लाइफ इतनी फास्ट है कि आप टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आप अगर ये शौक रख रहे हैं और इसको बिजनेस बनाना है आपने, तो फिर आप इनको टाइम देना पड़ेगा। और शौक रखना है या बिजनेस बनाना है या फिर घर पे रखना है तो आपको इन पेट्स को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि तवज्जो जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की। झटपट खाना बनाना है और वो भी मज़ेदार, और आज बन भी रहा है जनाब पेरी पेरी चिकन। तो देखते हैं रैपिड रेसिपी। पेरी पेरी चिकन। बहुत ही मजेदार सा पेरी पेरी चिकन आपने देखा। वेल मैंने जब खाया था तो ये स्टेक था और बहुत टेस्टी था। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ये सॉस बनाना, और मुझे लगता है कि ये मैं भी बना सकती हूँ पेरी पेरी चिकन, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगा। अच्छा। मुझे हाँ सारी चीजें लगी कि फ्राई की और सारी चीजें जो है वो मिक्स कर दी, और बड़ी मजे की सारी इन्होंने जो है वो सैलेड टाइप को मिक्स करके और पराठा बना के उसके ऊपर चिकन डाल के बना दिया। तो ये तो मैं भी बना सकती हूँ, बड़ा इजी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। चलें जब आप बनाएंगे तो हम जरूर ट्राई करेंगे कि बस ट्राई करना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। चलें जनाब मजीद भी कुछ बातचीत होगी, और आज हम बात कर रहे हैं पेट्स के हवाले से, जानवरों से प्यार और मोहब्बत के बारे में। तो मजीद भी आपसे कुछ लोगों को मिलवाएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट सेशन की जानिब, जो कि है पाकिस्तान के चमकते सितारे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हुज़ैफा और हुंज़ला, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, दोनों भाई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और दोनों को सिंगिंग का शौक कब से शुरू हुआ? और एक ही शौक सिंगिंग का होता है ना, कोई एक भाई गिटारिस्ट भी बन जाता है? नहीं, बेसिकली मैंने शुरू जो है ना स्पीड का आगाज किया था वॉइस ओवर से। अच्छा। ये एक प्राइवेट चैनल है और सब बहुत मशहूर हुआ था वो प्रोजेक्ट, मैंने वहाँ से वॉइस ओवर का शुरू किया था। और सबसे पहली नात मैंने रिकॉर्ड कराई थी जब मैं 7 साल का था, तो मैंने तो नात खानी से ही शुरू किया था। और ये जो मेरे छोटे भाई हंज़ला, इन्होंने किया था सिंगिंग से ही स्टार्ट। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद फिर हम दोनों सिंगिंग में आ गए। अच्छा, तो क्या गाते हैं आप लोग? पॉप गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं, और किससे इंस्पायर है? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से ज्यादा इंस्पायर हैं और क्लासिकल ही गाते हैं। यंग एज में आपको क्लासिकल की समझ आ गई? ये समझ रहे हैं अभी या इसी पे चलेंगे? इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट हो तो समझ में। घर में कोई सुनता होगा? घर में शौक है, अब्बू को भी, अम्मी को भी। अच्छा, तो क्या सुनाएंगे आज आप हमें? रंजिश ही सही। ओह, रंजिश ही सही, सुना दें आप। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही। मतलब इतना अच्छा आपने बगैर म्यूजिक के, ये बड़ा मुश्किल गाना है, मतलब लोगों की सांस जो अटक जाती है बीच गाने में। बड़ी प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ जी वाले। क्या टाइमिंग से प्रैक्टिस के? सुबह शाम प्रैक्टिस करते? नहीं, बस जब हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है पाकिस्तान टेलीविजन पर, बस उससे 1-2 दिन पहले। अच्छा। साथ में हुंज़ला भी हैं। हुंज़ला ने शुरू ही सिंगिंग से किया जी। तो हुंज़ला क्या गाते हैं आप? मैं भी क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। अच्छा, सेमी क्लासिकल कुछ सुनाएं। आज क्या बात है, दुनिया के नजारे खुश हैं, आज क्या बात है, दुनिया के नजारे खुश हैं, बाग में फूल, आसमान, सितारे खुश हैं, मत जा मत जा मत जा मत जा, आज की रात न जा। जबरदस्त हुंज़ला, इतना खूबसूरत आप गाते हैं। आपने किसी से सीखा भी है? सीखा, बस हम लोग एक साथ ही होते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे। जब आप सिंगिंग को अपना करियर चूज कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं सिंगिंग अब करनी चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, तो क्लासिकल, क्योंकि म्यूजिक वैसे इतना मुश्किल है, क्लासिकल सिंगिंग इज नॉट अ इजी गेम। मतलब हर कोई, बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि अगर कोई क्लासिकल लिरिक्स हैं तो सॉन्ग में से निकाल दें, हम रीमेक कर लेते हैं। आप लोगों ने मतलब क्लासिकल ही चूज किया, तो किस तरीके से फिर ये फैसला किया कि नहीं हम इतना मुश्किल फील्ड चूज कर रहे हैं और वो भी क्लासिकल, तो कैसे गाएंगे? देखें, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन जब शौक हो जाता है ना इंसान को, तो फिर वो कर लेता है। नहीं, वो आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि शौक होता है, लेकिन फिर होता है ना कि आपने जब सीखा होगा या क्लासेस ली होंगी तो आपको मुश्किल नहीं लगा? नहीं, क्लासेस नहीं ली, अब्बू मुझे शुरू से गाइड करते हैं, चाहे वो नात हो, वॉइस ओवर हो या सिंगिंग हो। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि आपने किसी से सीखा भी नहीं है और आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी कि आप अकेले इतना अच्छा गा रहे हैं, वो अकेले इतना अच्छा गा रहे हैं, तो जब आप मिलके गाएंगे तो क्या समा बनेगा। तो कुछ सुना दे साथ मिलके भी। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार
ही कम है, वो आ तो जाए। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है, वो आ तो जाए, मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। मैं कैसे मान लूं उस पे कोई असर ही ना हो, के दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम, बेकरार ही कम है, वो आ तो जाए। इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। जबरदस्त, वो आ तो जाए, इंतजार ही कम है। वैसे इंतजार कम होता नहीं है। अच्छा, इसको करियर बनाएंगे आप? नहीं, ऐसा फिलहाल कुछ सोचा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये साथ साथ। अच्छा, इसको एज अ पैशन लेके चलेंगे, बट प्रोफेशनली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं स्टडीज तो खैर है ही साथ साथ, और सिंगिंग इंशाल्लाह आगे तक जाएगी। अच्छा, सिंगिंग को आप प्रोफेशनली लेके चलना चाह रहे हैं? दो होने चाहिए प्रोफेशन। अच्छा, दो प्रोफेशन होने चाहिए। नहीं, वैसे होने चाहिए दो। अच्छा, एल्बम वगैरह कुछ रिलीज करने का इरादा है आगे चल के कुछ? क्योंकि पैशन के लिए भी बंदा बड़ा कुछ करता है ना। बिल्कुल, तो क्लासिकल एल्बम फिलहाल कुछ भी नहीं। अभी पहले ये इंटर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद। अच्छा, वैसे लोग पॉप म्यूजिक में ज्यादा आते हैं, उसमें भंड भी छुप जाते हैं काफी सारे। आप लोगों ने पॉप क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि उसमें भंड छुप जाते हैं। भंड छुप जाते हैं, वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अच्छा, ये तो अच्छे सिंगर की निशानी है कि वो क्लासिकल से स्टार्ट ले, क्योंकि जब वहाँ पर आपकी ग्रिप होती है तो फिर आप कोई भी गाना इजीली गा सकते हो। कुछ भी कर रहे हैं। अच्छी बात ये लगी मुझे आप लोगों की कि आपकी एज बहुत छोटी थी और आपने छोटी एज में बजाय पॉप करने की क्लासिकल किया। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कुछ भी इंसान करे उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब अगर सिर्फ पॉप करते रहेंगे तो फिर सिर्फ पॉप ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्लासिकल या सेमी क्लासिकल करेंगे तो फिर आपको लेकिन अब आप पॉप भी गा सकते हैं ना? बिल्कुल, पॉप भी गा सकते हैं। अच्छा, तो पॉप में कुछ प्रैक्टिस हुई है? कुछ सुना सकते हैं पॉप में? पॉप हंजला ही सुनाएंगे। हंजला, चलें 2 लाइन सुना दें पॉप। ज्यादा नहीं निकल, जो सॉन्ग है कौन सा अभी कुछ जहन में है नहीं है। अच्छा, अभी चले, कोई बात नहीं, चले उसको रहने देते हैं। कोई इशू नहीं है। कोई और क्लासिकल आपके जहन में आ रहा है कुछ तो? साथ? हाँ हाँ, साथ या अलग अलग, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। अलग अलग सुना दो। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आप गा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि बगैर किसी म्यूजिक के एक ऐसा समा बन रहा है कि मजा आ रहा है सुनने में। अच्छा, पेरेंट्स वगैरह से कितनी सपोर्ट हासिल है कि इस काम को आगे लेके चलो प्रोफेशनली, या ये आपका डिसीजन है कि आपने प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर चलना? ये डिसीजन तो मेरा ही है, लेकिन सपोर्ट जितनी भी वो सब पेरेंट्स की ही है। अच्छा, पेरेंट्स की है, वो चाहते हैं कि आप इसको आगे लेकर चलो। जबरदस्त। और फ्रेंड्स वगैरह का क्या कहना है? फ्रेंड्स बस ऐसा होता ही है कि जब कोचिंग में सर थोड़ा लेट आते हैं या काम वाम नहीं होता तो हम लोग एक कवाली की महफिल बन जाती है वहाँ पे। फिर मैं अकेला बैठा होता हूँ और बाकी सारे दोस्त अलग बैठे होते हैं। कुछ वीडियोस बना रहे होते हैं, कुछ ऐसे नकली नोट सामने रख के बैठे होते हैं। तो मतलब दोस्तों में यही सब चल रहा होता है, तो दोस्त भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्त नहीं कहते आपको कि आप पॉप सिंगिंग क्यों नहीं करते? क्या यार, तुम इतना लंबा सॉन्ग गा रहे हो और इतना मुश्किल सॉन्ग? नहीं, दोस्त भी मेरे कुछ इस तरह के ना कि उनको ओल्ड सॉन्ग बहुत इसी तरह के बनाए, कुछ इस तरह के पूरा ग्रुप ही क्लासिकल और जब भी ये हाल है। अच्छा, मुझे अभी बताएं, पहला आपने जो सॉन्ग गाया था क्लासिकल, वो कौन सा था? पहले जो मैंने सॉन्ग गाया था वो क्लासिकल नहीं था, और जो जब मैंने गाया था तो मैं नर्सरी में था, लेकिन वो इंडियन सॉन्ग था एक
अच्छा अच्छा, चले इंडियन सॉन्ग की तो हम बात भी नहीं करेंगे, हमारा पाकिस्तानी कंटेंट ही बहुत मजबूत है। ये बताए कि आप सिंगिंग जो कर रहे हैं वो तो बहुत स्ट्रांग है, क्या लिरिक्स लिखने का भी आपको शौक है? जी लिखे थे मैंने जब मैं 8th क्लास में था, यानी कि आज से 3 साल पहले। एक दोस्त था मेरा, बहुत करीबी दोस्त था, लेकिन फिर जब स्कूल चेंज किया था तो फिर हम लोग अलग अलग हो गए थे, फिर कोई कांटेक्ट भी नहीं है उससे। यहाँ तो किसी को अगर कार्ड लिख के देना हो तो कोई समझ नहीं आ रहा था कि बेस्ट विशेस बंदा क्या सही से लिख के दे, आपने पूरे लिरिक्स लिखे, क्या बात है? लिखे थे मैंने, पूरी सोनेट थी वो 14 लाइंस। अच्छा, मुझे आपका दोस्त गुम हो चुका है, मेरा ख्याल है कि आज आपको जब वो स्क्रीन पर देखेगा तो जरूर पहचान लेगा, फिर हमसे कांटेक्ट करेगा, हम आपका एड्रेस दे देंगे इंशाल्लाह। तो कोई लिरिक्स जो आपने लिखे आपको याद हो? नहीं, याद मुझे नहीं है, मैंने एक दोस्त को फॉरवर्ड कर दी थे, अरबाज नाम है उसका, वो गिटारिस्ट है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो अभी कंपोज कर रहा है। चलिए टाइम शॉर्ट है तो फिर हम अंजला से जो है वो गाना सुन लेते हैं, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए। मैं फिर आपको एक पॉप सुनाता हूँ मेरे भाई के पास, चलो सुना दो। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा, ऐसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा, मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा, मेरा टूटा हुआ दिल देखा, तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार मुझसे नहीं है। ये वाला इस सॉन्ग में तो पता नहीं क्या देखा, लेकिन हमने आप लोगों में बहुत कुछ देखा, इसलिए आप आज गुड मॉर्निंग आज का हिस्सा हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से, बेस्ट ऑफ विशेस फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी और आपकी स्टडीज के लिए भी, और अपने पैशन को भी आगे लेके चलें, क्योंकि ये आवाज वाकई में बहुत खास है, बहुत ही प्योर है, तो इस आवाज को जाया नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। और अगर आप पर भी कोई खास टैलेंट मौजूद है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी जरूर बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।